नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 की टारगेट सीरीज आज रात 10 बजे से आपको पहला टारगेट मिल जाएगा और एक नया टेलीग्राम चैनल में क्रिएट कर रहा हूं जिसको आप ज्वाइन करके डेली 8 से 9:30 के बीच में वहां पे सारे टारगेट्स डालेंगे। मेरे पास कंटिन्यूस बार बार एक ही चीज के मैसेज आ रहे थे कि भैया एसएससी सीजीएल 2026 की टारगेट सीरीज आप कब स्टार्ट करोगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एसएससी सीजीएल द्वारा शिक्षकों द्वारा चलाए गए अभियान में, चलाए गए प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से भागीदारी ले रहे होंगे, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट वेंडर्स, सिस्टम और सेंटर्स पे किया जा रहा है उसके खिलाफ सबकी आवाज मजबूती से निकल के सामने आई है। यह वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एसएससी सीजीएल 2026 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए, और मैं आप लोगों को गारंटी सशक्तिकरण के साथ दे सकता हूं कि अगर अगले 180 दिन 6 महीने अगर आप लोगों ने मेरे साथ मेरी सीरीज पूरी कंप्लीट करी, एक एक बात मेरी मानी, 90%, 85% से 90% तक आपने मेरे डेली टारगेट्स को फॉलो किया, तो आप खुद देखेंगे दोस्तों कि 2026 में आपके पास एक ना एक नौकरी 100% होगी। एसएससी सीजीएल की तैयारी सिर्फ आपको एसएससी के लिए ही सशक्तिकरण नहीं कराती है, बल्कि रेलवे के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसीज आती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार करती है, स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए भी कहीं ना कहीं आपको ये तैयार करती है। आप सभी को पता है यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं यूपीएसआई की भी हम टारगेट सीरीज स्टार्ट करें तो उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलेगी जो आपको अंदर हिट करेगी। आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये सारी गलतियां तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, 3 साल हो गए मेरे को एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हुए, लेकिन मैं ही हूं वो जो ये सारी गलतियां कर रहा हूं और ये भैया को सारी चीजें पता है। आप खुद देख पाएंगे इस चीज को, इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और एसएससी सीजीएल 2026 की टारगेट सीरीज का नाम हमने रखा है ध्रुव टारगेट सीरीज, जो आपको आज रात से देखने को मिलेगी। 180 डेज की टारगेट सीरीज होगी जिसमें हम बेसिक से लेके कोई भी बिगिनर बच्चा जिसको क ख ग भी नहीं आता है, वो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हमारे साथ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं एसएससी सीजीएल 2026 की, तो इस परीक्षा को करवाने वाली जो कमीशन होती है उसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की एक ऐसी कमीशन है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स की भर्ती करती है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर आ जाते हैं हमारे इंस्पेक्टर्स, हमारे अकाउंटेंट्स, हमारे ऑडिटर, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, जैसा कि आप जानते होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई, नार्कोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया या बोर्ड ऑफ इंडिया, इस प्रकार की डिफरेंट प्रेस्टिजियस मिनिस्ट्रीज में आपको एक बहुत अच्छा पद जो है ये इस एग्जाम के द्वारा दिया जाता है। तो अगर इस एग्जाम के द्वारा आपको ये सारे अच्छे पद मिल रहे हैं और इसमें सैलरी लगभग ये सारी जो ग्रेड पे है, सबसे ऊंची जो पोस्ट है इसमें वो 4600 ग्रेड पे की होती है। तो 4600 ग्रेड पे की जो नौकरी होती है उसमें आपको, अगर आप एक्स सिटी की बात कर लें, एक्स सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई जैसी जगह, यहाँ पे आपको लगभग 85 से 90 हज़ार तक सैलरी इन हैंड मिलती है। और अगर दूसरी जगह हम बात करें वाई सिटी में, तो वाई सिटी में आप 10,000 कम कर लो और जेड सिटी में और 5-7 हज़ार रुपये कम कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी इनकम टैक्स सरकार ने, आप सभी को पता ही है, 12 लाख तक फ्री कर दिया है, तो आप सभी लोगों की सैलरी में से कोई भी इनकम टैक्स भी डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो हैं वो 10,000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। आप सभी को पता ही है सीजीएल 2025 की परसों ही सरकार ने मिनिस्ट्री वाइज वैकेंसीज रिलीज करी। जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय ही एसएससी ने सारी वैकेंसीज को रिलीज कर दिया। अब जो बच्चे नए हैं उन्हें बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म होता है 100 रुपये का। वो फॉर्म आपको भरना होता है, उसमें सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको सेंटर पर जाके पेपर देने होते हैं। पेपर इसमें सिर्फ 2 पेपर होते हैं, एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। टीयर 1 को प्री बोल लो आप, टीयर 2 को मेंस बोल लो। टीयर 1 जो पेपर होता है, जिसको हम प्री का पेपर बोलते हैं दोस्तों, उसमें 4 सब्जेक्ट जनरली आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। आप सभी को दिख रहा होगा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इसमें 25 सवाल, मतलब कि आपके 100 सवाल आते हैं टोटल, और हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 50 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -0.5 होता है, मतलब अगर आप सही जवाब लगाएंगे तो आपको +2 जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो माइनस आपका 0.5 होने की पूरी संभावना है।
इस पेपर के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ते हैं। ये जो पेपर होता है लगभग 1 घंटे का होता है और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर का सीधा सीधा सा अर्थ है, जैसे यूपीएससी में टियर 1 क्वालिफाइंग होता है, हमारे टाइम तक ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता था बेटा, तो हमें 170 मार्क्स लाने में बहुत खुशी होती थी। लेकिन अब एक सर्टेन कट ऑफ, जो कि मैं मानता हूं कि 150 नंबर तो मिनिमम आपके आना ही चाहिए, 150 नंबर के ऊपर गधे घोड़े सब बराबर है, क्योंकि उसके बाद जो मेन सिलेक्शन होता है वो मेंस में हमें पता चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्री के बारे में थोड़ी चीजें जरूर समझ में आई होगी। इसका सिलेबस पूरे नोटिफिकेशन में अलग से डिफाइंड होता है कि इसमें किस सब्जेक्ट में क्या आएगा, उसकी तरफ हम अभी आगे बढ़ेंगे। जब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली इसकी कट ऑफ जो है वो 154 मार्क्स गई थी, उसको हम नॉर्मलाइज कट ऑफ बोलते हैं। अब ये नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया क्या है? नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया एक वो चिड़िया होती है दोस्तों कि देखो क्या होता है, कमीशन ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है वो, उसमें बहुत बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। एसएससी ये बोलती है कि हम 15 दिन पेपर कराते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात। तो एसएससी बोलती है 15 दिन में किसी एक दिन ना पेपर बहुत टफ आ जाता है भाई साहब, और किसी एक दिन ना भाई साहब पेपर बहुत स्लो आ जाता है। तो जब टफ पेपर आता है और जब नॉर्मल पेपर आता है, उन दोनों को बराबर लेवल पे लाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं कि हार्ड पेपर वाले में अगर किसी ने कम सवाल किए हैं तो हम उसको, जो नॉर्मल पेपर वाला व्यक्ति है जिसने एवरेज जो वहां तक का पहुंच रहा है वहां तक उसको लाने की कोशिश करते हैं। एक टाइम ऐसा था एसएससी में जब 108 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है हार्ड शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन में 108 वाले के 150 नंबर हो गए। मतलब ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें कि 50-50 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बड़े देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद टीयर 2 की। तो टीयर 2 दोस्तों होता है हमारा मेंस। ये तभी होता है जब आपका प्री क्लियर हो जाता है, प्री के कट ऑफ को आप पार कर लेते हैं तो आपका टीयर 2 जिसका नाम है मेंस वो होता है। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इसमें 390 नंबर का पेपर होता है। पहला सेक्शन होता है, पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग आता है। मैथ्स के 30 सवाल होते हैं, रीजनिंग के 30 सवाल होते हैं। यहाँ पे +3 -1 चलता है, मतलब आपको अगर सही सवाल करोगे तो +3 मार्क्स मिलेंगे और गलत सवाल कर दोगे तो -1 आपके कट जाएंगे। पहले ये सेक्शन कंप्लीट होगा, इसका 1 घंटा मिलता है आपको, मतलब पहले आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ चले जाओ। इस वाले प्री में ना आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मान लो यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। आपने 20 क्वेश्चन यहाँ कर लिया, अब आप 5 क्वेश्चन ये कर लो, फिर यहाँ जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले ये सेक्शन कंप्लीट करना है। इन दोनों में स्विच कर सकते हो आप, फिर उसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो खत्म, आपका जो आपने यहाँ पे कर लिया वो सबमिट हो गया। अब आपको आना है दूसरे सेक्शन पे। दूसरे सेक्शन में हमारा आता है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है भाई, 135 मार्क्स, क्योंकि इंटू 3 करोगे तो 135 आ जाएगा। जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के। हमारे टाइम तक मैथ्स और इंग्लिश ही मेंस में आया करता था, लेकिन भारत सरकार ने इसका पैटर्न बदल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत गलत भी होता था कि जिसका मैथ्स अच्छा था वो बाजी मार जाता था। अब हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वेटेज है, तो यहाँ पे आप सबको मेहनत करना पड़ेगी। आप जब इन चारों का पहले का सम करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 390 आ रहा है। लेकिन एक तीसरा सेक्शन भी होता है, 1 घंटे आपने ये 2 कर लिए, अगले 1 घंटे में आपने ये 2 कर लिए। फिर उसके बाद में एक सेक्शन 30 मिनट का और होता है कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर के 20 सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन 3 का होता है, तो 60 नंबर ये हो गया। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके फाइनल मार्क्स से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें, अगर आप बड़ी बड़ी पोस्टों की बात करेंगे, तो उसमें आपको कम से कम इसमें 30 नंबर प्लस तो लाना ही है। तो आप समझ लो 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम सही कंप्यूटर में भी करना है। और ये होती है अपनी टाइपिंग। टाइपिंग आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग इन नेचर में। लेकिन टाइपिंग में एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को आपको टाइप करना होता है। 5% तक एरर जनरल कैटेगरी में अलाउड होती है, बाकी नोटिफिकेशन में लिखा होता है। जनरली इसकी तैयारी हम करते हैं मेंस के 1 महीने पहले से, क्योंकि इसमें इतनी दिक्कत आती नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टाइपिंग में भी दिक्कत है तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मस्ट क्या क्या चीज़ें हैं तैयारी से पहले ही बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी से पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया के बारे में बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भगवान है। मेरे साथ अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट में आप खुद देख लेना डिफर करेंगे कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, आप एक बार फेज 13 का पेपर देके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। भाई देखो ऐसा है, ये हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 उठा लो या ऑल इंडिया रैंक 100 उठा लो, हर बच्चा यही कर रहा है और वो यही करता रहेगा। उसका रीज़न है, ये क्वेश्चंस अगर आपने रट लिए तो आपसे कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जिसने इन क्वेश्चंस को समझा है ना, वो इन क्वेश्चंस को बना लेगा। बिल्कुल मानता हूँ एसएससी में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, लाइट जा रही है बीच में, क्वेश्चंस ऑटो टिक होकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है एसएससी की। मिसमैनेजमेंट है, ये वेंडर की गलती है। लेकिन अगर पेपर का लेवल ऊपर नीचे है, इसमें एसएससी कोई गलती नहीं है।
ठीक है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही थी, आप लोग खुद ही चिल्ला रहे थे कि भाई साहब पेपर का लेवल बढ़ाओ वरना तो सब प्रीवियस ईयर ही करते रह जाएंगे। तो कुछ नहीं करा उसने, लेवल कुछ नहीं बढ़ाया, क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछ लिए गए, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पूछ ली गई। बेशक पेपर का लेवल एक हद तक बढ़ा है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है, और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इसी की अभी भी है। इसको आपने अगर बेसिक तरीके से अच्छे से कर लिया तो आप एडवांस क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे, आई कैन गारंटी यू दिस। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। दोस्तों पूरे YouTube और टेलीग्राम पे इतना खतरनाक तरीके से गंदगी मची हुई है कि मैं आपको क्या बता दूं। YouTube, टेलीग्राम, फोकस, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप इस सीरीज को पूरा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको बीच में छोड़ दीजिए, इसको मत करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ भैया कि मैं आपको ही फॉलो करूंगा, सिर्फ आपको फॉलो करूंगा, भगवान भी आके बोल दे तो भी मैं आपकी बात सुनूंगा, तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करना। वरना आप लोग क्या करते हो, बीच में 10 प्रकार की वीडियो आपके पास आती है, 10 प्रकार के लोगों की आप बात सुनते हो, और इस चक्कर में आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्सन को फॉलो नहीं कर पाते हो, और इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो जंजाल है ना, आजकल क्या हो रहा है, हर व्यक्ति जो इंस्पेक्टर बन रहा है एक अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा है, वर्दी पहन के पहले फोटो डाल रहा है। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि इस वर्दी की कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि ये वर्दी आपको पहनने को ही नहीं मिलेगी दोस्तों। ट्रेनिंग में आप पहनोगे 2-4 बार, उसके बाद आपको जिंदगी भर ये वर्दी कभी पहनने को नहीं मिलेगी। ठीक है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ध्यान से मेरी बातों को सुने, और अगर आप मुझे अलावा किसी को फॉलो करना चाहते हो, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज उसी व्यक्ति को फॉलो करें, 10 लोगों को ना फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी। छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 बुक्स फर्स्ट टाइम या 1 बुक 10 टाइम्स। एक चीज ध्यान रख लेना, किताबों का, पीडीएफ का, इनका अंबार मोबाइल में नहीं लगाना है। आप में से इतने बच्चे ऐसे सारे हैं जो अभी जैसे नया कोई पीडीएफ टेलीग्राम पे दिखता है उसको फटाफट मोबाइल में सेव कर लेते हैं। जिस दिन मोबाइल की मेमोरी फुल होती है उस दिन वो पीडीएफ आप खोलते हो और डिलीट कर देते हो कि यार मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीडीएफ, जो फोटो आपको दिखता है उसको सेव करने से सिलेक्शन नहीं होता है भाई। 10 किताबें जोड़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। हर टीचर ने मार्केट में नई किताब निकाल दी तो आप उस नई किताब को लेकर रखे और आप सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 10 किताबें एक बार नहीं लगानी है, एक किताब पकड़ो और उसको 10 बार लगाओ। कोई सी भी एक किताब, आपको जो पसंद है एक किताब, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। उस किताब को पकड़ो और उसको 10 बार लगाओ। आप फिर देखो आपका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं बैठा हूं यहीं पे, आप मेरे को आके बताना कि भैया मैंने एक किताब 10 बार लगाई थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। 7th 8 से 10 घंटे की स्टडी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। देखो पढ़ने का ना भाई तरीका होता है। जैसे कल मैं आपको टारगेट दूंगा तो मैं आपको 1 घंटे का टारगेट दूंगा मुश्किल से, परसों में दूंगा तो आपको 2 घंटे का दूंगा, उसके बाद 3 घंटे का दूंगा, फिर 3.5 घंटे का, फिर 4 घंटे का। बच्चे को रोटी है ना एक एक कोर करके बढ़ाई जाती है। आप लोग क्या करते हो, पहले ही अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लेते हो कि भैया मैं तो कल ही 12 घंटे पढ़ लूंगा, तो 12 घंटे आप लोग नहीं पढ़ पाओगे एक साथ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, इसलिए बोल रहा हूं। और एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बहुत से बहुत होती है भाई, है ना। आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीशन में थोड़ा समय लग सकता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी आपको देखने होते हैं, प्रैक्टिस भी करना होती है, लेकिन 1 महीने 1.5-2 महीने बाद में आपका एवरेज टाइम 8 से 10 घंटे आता है, तो वो मोर देन इनफ है भाई। ठीक है। डेली टारगेट मस्ट। एक कॉपी आज ही खरीदो, उस कॉपी के ऊपर ओम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, जो आप लिखना चाहो वो लिखो, और उसके ऊपर डे 1 डाल के जो मैं टारगेट दूंगा वो टारगेट लिखना है। जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, वो टारगेट्स के आगे आपको टिक लगाना है, और उस टारगेट के आगे जो टिक लगाया आपने उसको डेली फोटो खींच के आपको टेलीग्राम चैनल पर डालना है, जिसकी लिंक मैं आज अपने मेल टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों के लिए 8 से 9:30 के बीच में खुलेगा। कोई भी लड़का किसी लड़की को मैसेज नहीं करेगा, कोई लड़की किसी लड़के को मैसेज नहीं करेगी। अगर यही करना है तो मैं अपने माँ बाप का नाम खराब करना है यहाँ पे आके, तो फिर मेरे को बताओ, मैं तुम्हें फिर उस प्रकार से चीजें समझाता हूँ। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्ट विद 1 सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट सब्सिक्वेंटली ऐड करना। कोई भी बिगनर बच्चा होता है दोस्तों, उसको समझ में नहीं आता कि भैया चारों सब्जेक्ट पहले दिन कैसे करूं, इतना सारा लोड में नहीं झेल पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, पढ़ने का एक तरीका होता है। आपका माइंड जो है उसको ट्रेन करना है आपको। आपके माइंड ने इतने दिन से कोई पढ़ाई करी नहीं है, आप उसको एक साथ इतना सारा दे दोगे तो वो खुद घबरा जाएगा, दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा, दिल को सिग्नल मिल जाएगा कि अपने बस का नहीं है, और आप कॉपी बंद करके निकल जाओगे। इसलिए कल हम जो टारगेट देंगे उसमें आपको बहुत बेसिक सा टारगेट देंगे। हम 15 दिन तक सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, और उसके बाद में फिर धीरे से हम दूसरे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके अगले 15 दिन बाद हम तीसरे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो आपका दिमाग धीरे धीरे चीजों को अपने साइकिल में घुमाता जाएगा, अपने साइकिल में ढालता जाएगा, अपने साइकिल में लेता जाएगा।
समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। मॉक टेस्ट मस्ट, मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें, और एसएससी सीजीएल 2026 के साथ में आप सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सारी एग्जाम निकाल पाओगे एक बार आपने तैयारी ईमानदारी से कर ली तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम खुद भी इतने पेपर देखा है, सारे पेपर निकले, बहुत बच्चे हैं जिनके सारे पेपर निकले। हम लोग फ्लॉन्ट नहीं करते, बहुत लोग फ्लॉन्ट करते हैं, 50 में से 50 मेरे भाई रीजनिंग में, 50 में से 50 मेरे भाई मैथ्स में, 50 में से 50 मेरे भाई इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, ये सब फर्जी पेपर आते हैं, एक बार आप ईमानदारी से तैयारी कर लोगे आप खुद भी लेके आ सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ ये बात, जिसको बोलना है बोल देना। 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है, 180 दिन में आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन शर्त है, मैंने थंबनेल के ऊपर भी इसलिए लिखा है, ओनली इफ यू वांट। अगर तुम चाहोगे तो ही होगा, तुम नहीं चाहोगे तो भगवान क्या, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लगा देगी, लेकिन तुम खुद ही शिद्दत से पाने की कोशिश नहीं करते हो तो कहाँ से कोई तुम्हें मिलाने में लगाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये पॉइंट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और नो प्रोक्रेस्टिनेशन, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक वोकैबुलरी का वर्ड है, इसका मतलब होता है चीज़ों को टालना, और कंसिस्टेंसी का मतलब आप लोगों को पता होगा, कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली एक ही सेम काम करना। ये पॉइंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसका मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ दोस्तों। आज प्रण कर लो, अगर आप अगले 180 दिन तक सलंग पढ़ाई नहीं कर सकते हो, सलंग का मतलब ये है कि 180 दिन में से 30 दिन तो मैं मानता हूँ छुट्टी करोगे आप, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, लेकिन 150 दिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो सलंग, तो आप प्लीज़ अपने माँ बाप को, जहाँ भी हॉस्टल में लाइब्रेरी में रह रहे हो, जाके बोल दो कि भैया हमारे ऊपर मत पैसा वेस्ट करो, इससे अच्छा कोई बढ़िया रेडी डाल लो, कोई दुकान डाल लो, आजकल इतने बिजनेस चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इन 2 पॉइंट्स के बिना सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता आपका। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी का सिंपल सा अर्थ है, जो डेली टारगेट आपने लिखे हैं, अगर वो डेली टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप छू हो, मजे करो, कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी मेरे लिए सिर्फ वो है, मौसम अच्छा हुआ है, बाहर घूमने जाना है, अगर तुम्हारे डेली टारगेट कंप्लीट है तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त नीचे खड़े हैं, मौसम बहुत शानदार हुआ पड़ा है, लेकिन आपका टारगेट कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज़ अपनी बाबू सोना सबको समझा दो, टारगेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए, तभी आप उससे शादी कर पाओगे, वरना जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज मैं आपको अब भी समझा चुका हूं, मत इतनी सारी पीडीएफ, मत इतने सारे फोटो, मत इतनी सारी किताबें अपने घर में जमा करके टेबल पे, सामने इतने सारे मैप चिपके हुए हैं, सामने इतनी सारी टेबल चिपकी हुई है, इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप उनको पढ़ते नहीं हो। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है, दिखावे के लिए हमें इन सब चीज़ों को नहीं चिपकाना है। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ लोगे तो फायदा में आप ही रहोगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, लर्न बेसिक्स, बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में करना है। जिस बच्चे से मैथ्स बिल्कुल नहीं बनती है, जो सीए का स्टूडेंट है, बायो का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया मेरे साथ मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही है, उसको मैं बताने वाला हूं कि मैथ्स को आपको कैसे करना है। तो मैथ्स के लिए अब हम मैथ्स की तरफ ही बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं दोस्तों मैथ्स की। आपको बता देता हूं मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 2 होती हैं, एक होता है कैलकुलेशन और एक होता है सिलेबस। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना कोई किसी किताब खरीदनी है। अगर आपको इसके लिए भी किसी किताब की जरूरत पड़ रही है तो आपसे बेवकूफ कोई बंदा नहीं है, ना आपको कोई टेबल याद करनी है। आपको सुबह उठना है, पानी पीना है, फ्रेश होना है और कैलकुलेशन सबसे पहले करनी होती है। उसमें 15 एडिशन करने हैं। 15 एडिशन कैसी करनी है, मैंने कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाई है, आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कैलकुलेशन बाय वर्सेटाइल मेंटर तो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने डिटेल्ड में बताया हुआ है। फिर भी बता देता हूँ, 15 एडिशन कोई भी नंबर लिख लो, अपने घर वालों के 4 फोन नंबर लिख लो, उनको बीच में तोड़ लो, 9878682838, तो 98 को जोड़ लो 78 से, 7868, मतलब 5 नंबर बन गए आपके। ऐसे 3 डिजिट की एडिशन करनी है आपको। सेम गोज विद द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पापा का नंबर लिखो, इंटू में 16 लिख लो, मम्मी का नंबर लिखो, इंटू में 12 लिख लो। ये करना है आपको। 1 से 60 तक स्क्वायर डेली लिखना है, डेली। भले आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लिखना है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ऐसे करके पूरा 60 तक डेली। ये मैं आपसे करवाऊंगा, मैं अपनी टारगेट सीरीज में हर बच्चे से करवाता हूं ये, और मैं आपसे करवाऊंगा डे 1 से लेकर डे 180 डेज तक। स्टार्टिंग करेंगे एक पहले के 5 स्क्वायर से लेके, और आपको आखिरी दिन में 60 स्क्वायर तक लिखवा के दिखाऊंगा मैं। समझ में आ रही है मेरी बात? बस मेरे साथ बने रहना आप।
1 से 30 तक के क्यूब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 हमारा 16 पॉइंट समथिंग होता है। इस प्रकार से ये सारे परसेंटेज आपको डेली लिखना है। 1/1 से लेके 1/20 तक के इंपॉर्टेंट है, और 3/8 5/8 7/8 ये परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसका एक चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वो चार्ट आप देख के आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। √1 से √10 तक की वैल्यू डेली लिखना है आपको। √1 की कितनी होती है, √2 की 1.414, √3 की 1.732, √5 की, √6 की, √7 की, √9 की, और √8 की, √10 की। √10 तक की वैल्यू आपको डेली किसी भी हालत में लिखना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद तो हमारा आता है डब्बे वाली कैलकुलेशन। डब्बे वाली कैलकुलेशन पे दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना के बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डब्बे वाली कैलकुलेशन बाय द वर्सेटाइल मेंटोर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस प्लस प्रैक्टिस। सिलेबस प्लस प्रैक्टिस की बात मैं आपको पहले समझा देता हूं कि क्या तरीका होता है सिलेबस और प्रैक्टिस को करने का। आप किसी भी एक मास्टर को पकड़ लो, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं पवन राव सर को। अगर आप पवन राव सर से नहीं पढ़ना चाहते हो, आप किसी भी एक मास्टर को पकड़ लो। आपको क्या करना है, कोई भी एक जैसे चैप्टर आपने उठाया, उस चैप्टर के आपने आज 2 वीडियो उस मास्टर के देखे, अगले दिन आप जब 2 वीडियो देखोगे तो टोटल 4 वीडियो आप उस चैप्टर के देख चुके हो। तो 4 वीडियो देखने के बाद ना बाबू आप किसी भी प्रीवियस ईयर किताब के 50 सवाल लगाने के लायक हो चुके हो, ईमानदारी से अगर देखिए तो। दूसरे ही दिन बाबू आपको वो 50 क्वेश्चन उठाना है और वो 50 क्वेश्चन आपको लगाना है। समझ में आ रही बात। तीसरे दिन जब अगले 2 लेक्चर देखोगे तो अगले 50 क्वेश्चन लगाना है। चौथे दिन अगले 2 लेक्चर देखोगे तो अगले 50 क्वेश्चन लगाना है। इस प्रकार से चैप्टर साथ में जब चलता रहेगा तो हमारा पूरा प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी। बहुत बार ऐसा होगा 50 में से 30 सवाल आपसे बनेंगे, 20 नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन वापस उन 20 को ट्राई करना है, अगले दिन वापस उन 20 को ट्राई करना है, लेकिन क्वेश्चन बनाए बिना नहीं उठना है। इसी को बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। अभी आगे आएगा तो समझा भी दूंगा, ठीक है। समझ में आई, पढ़ने का तरीका समझ में आया। और मैथ्स में मैं जो स्टार्ट करूंगा, आप सभी लोगों को भी स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक 5 चैप्टर करेंगे, चाहे आप कितने बड़े तुर्रम खान हो मैथ्स में, चाहे आप जमीन के नीचे हो मैथ्स में। पहले 5 चैप्टर जो मैथ्स में हम करेंगे वो करेंगे बोर्ड मास, इंटीजर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 चैप्टर पूरी मैथ्स की सबसे बेसिक है। और जो आप घर बनाते हो उसमें जो पिलर सबसे नीचे गाड़ते हैं ना हम, वो 4 पिलर 5 पिलर है। इन 5 पिलर पे पूरा आपका एसएससी का सपना टिका हुआ है, क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपसे तभी बनेगी जब आप ये 5 के 5 अच्छे से कर लोगे। ये 5 चैप्टर इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। अगर ईमानदारी से दम भरोगे तो आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये 5 चैप्टर किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स वाला की वीडियोस डली हुई है इसकी 9th 10th क्लास की, वही हम करना है। बोर्ड मास की वीडियो देखेंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चंस की, वो 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये 5 चैप्टर आपके मजबूत एकदम तगड़े तगड़े हो जाएंगे। समझ में आई बात। इन 5 चैप्टर को करने के बाद हम बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ। अच्छा, आप सिलेबस में कौन सा पहले चैप्टर उठाएंगे? सर्ट्स एंड इंडाइसेस सबसे पहले है, फिर सिंप्लीफिकेशन। ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस सिंप्लीफिकेशन ना इन 5 का निचोड़ है, और ये सबसे ज्यादा काम का है हमारे। इन 5 का निचोड़ है ये दोनों चैप्टर। तो ये 5 करने के बाद आपसे ये दोनों चैप्टर ना बहुत इजीली बन जाएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, कि इन 5 का निचोड़ ये 2 चैप्टर है, ठीक है। आगे बात करें इसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइसेस सिंप्लीफिकेशन के बाद परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस एंड ट्रेन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। इसी सीक्वेंस में, इसी लाइन में इन चैप्टर्स को किया जाता है। ये जो 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर्स को हम बोलते हैं एडवांस मैथ्स। ये मैंने आपको बताया नहीं, अभी यहाँ पे बता देना चाहिए था मेरे को। इन 4-5 चैप्टर्स को मिला के हम एडवांस मैथ्स बोलते हैं, और बाकी सारे बचे हुए चैप्टर हमारे अर्थमेटिक मैथ्स में आते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता था, लेकिन अभी फेज 13 में देखा जा रहा है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अपन उसको भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 चैप्टर्स में थोड़ी दम भरना पड़ेगी, भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैथ्स में सारी चीज समझ में आई होगी। एक डाउट सबसे ज्यादा बच्चों का रहता है, भैया नोट्स बनाने हैं क्या? नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ चैप्टर्स में ही नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा नोट्स से ज्यादा फोकस बाबू प्रैक्टिस के ऊपर करना है। जैसे आपको मान लो इन 5 चैप्टर में तो नोट्स की कोई भी कतई जरूरत नहीं है, इनमें बस आपको धड़ाधड़ वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस करने हैं। इसमें 2-3 कंडीशन बस आती है, उनको नोट कर लेना। जैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशन है, नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन है, एसएससी पूछता है, तो ये आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एसएससी पूछ लेता है उन क्वेश्चन को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इक्वल रूट्स कब होंगे, तो ये थोड़ा सा लिखने का, ज्यादा लिखने का नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है
फोकस लिखने का वही करो जो याद रखने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है। जैसे डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे हमारे, तो ये याद रखने वाली चीज है। लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस प्रकार से ये चीजें लिखने की है। बाकी कुछ ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिखना है आपको, ठीक है। तो हर चीज को नहीं लिखना होता। ज्योमेट्री में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो लिखना होते हैं आपको, और ज्योमेट्री में घबराना नहीं है। 100 लेक्चर हर टीचर ने कराए, अपन बहुत आसान तरीके से इसको बहुत अच्छे से निपटाएंगे। इसको आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई जिस मास्टर से आप पढ़ रहे हो उसने 100 कुछ चैप्टर कराए हुए हैं। मेरे को किसी भी मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस मास्टर से पढ़ना है आप उस मास्टर से पढ़ें। बस मेरे को एक चीज से दिक्कत है, वो ये है कि आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में हमारी प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 500 क्वेश्चन तो हर चैप्टर का प्रैक्टिस करना है किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से। कॉन्सिक्वेंट प्रैक्टिस, कॉन्सिक्वेंट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि कॉन्सिक्वेंट प्रैक्टिस का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि आज आपने 2 वीडियो देखे, कल आप जब 2 वीडियो देखोगे तो प्रैक्टिस करोगे, परसों 2 वीडियो देखोगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन 2 वीडियो देखोगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन फिर 2 वीडियो देखोगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉलो वन टीचर ओनली, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ 10 टीचरों को मत देखना, बीच में कोई 2 चैप्टर से आएंगे जो आपको उस टीचर के समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे ट्यूटर पे स्विच कर जाओगे। वापस वीडियोस को देखो, वापस ठंडे दिमाग से बैठो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अगर आप किसी और टीचर की तरफ स्विच करोगे तो क्या होगा ना, आपका पूरा रिदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। आप है ना पहले 2 दिन तो अभी ना किसी टीचर से पढ़ के देखो कि आप किस टीचर से प्रॉपर कनेक्ट कर पा रहे हो, जो लफासी नहीं कर रहा हो कि मैंने ये नंबर ले आया हूँ, शायरी मार रहा है, हमने ये सिलेक्शन करवा दिए, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड होंगे, ये करवाएंगे, ये वो फालतू की बातें नहीं। जो सिंपल पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हो, आपको पढ़ा रहा हो, उससे हमें मतलब है, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड अभी आपको बताया। क्वेश्चन करने बैठे हो, 10 क्वेश्चन बने 20 नहीं बने तो घबराना नहीं है, किताब बंद करके नहीं जाना है। जैसे कान में हेडफोन लगा के जब कोई गाने की प्यारी सी लाइन आती है जो आप फील कर पाते हो, गूज़बम्प ले आती है ना, उस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है। फील करके जब 20 में से एक क्वेश्चन आधे घंटे में बन जाएगा ना, पसीना आएगा आपको और क्वेश्चन बन जाएगा, पसीना साफ करके ऐसा लगेगा ना अंदर से कि आज तो मैंने मैथ्स की जंग जीत ली, ये फील होता है, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। देखो क्या होता है ना, आपने परसेंटेज चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, मैंने बताया उस तरीके से, फिर आप अगले पे आ गए मान लो रेशियो प्रोपोर्शन पे, आप उसको भी कर लिए, इस तरीके से खत्म हो गया वो भी। अब आप आ गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, अब आपके पहले के परसेंटेज तो 10 दिन पहले करा था तो वो तो भूल जाओगे। तो क्या करना होता है, जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरे चैप्टर की तरफ आप बढ़ते हो ना, तो दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए आपको पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन डेली लगाना होते हैं। मतलब मान लो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो जब छठे चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे होगे ना आप, तो पहले के 5 चैप्टर्स के डेली 5-5 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। मतलब 25 क्वेश्चन डेली अलग से लग रहे होंगे आपके। जब मतलब इसका मतलब है कि भैया जब हम 20वें चैप्टर पे होंगे तो 19 चैप्टर के डेली 5-5 सवाल लगाने हैं। बिल्कुल लगाने हैं बाबू, 5-5 मत लगा, 3-3 लगा ले बाबू, कोई बात नहीं, लेकिन रिविजन इसी प्रकार से होता है, ये याद रख लेना। डाउट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने डाउट्स को छोड़ दिया ना तो एग्जाम में डाउट्स तुम्हें छोड़ देंगे, ये बात याद रख लेना। डाउट ही वो चीज होती है जो एग्जाम में आती है, बाकी तो कुछ भी एग्जाम में नहीं आता। डाउट ही होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बाकी जो तुमसे बन रहे क्वेश्चन उनसे कोई मतलब नहीं एग्जाम में। वो तो 80% क्वेश्चन है, वही तो हमारे सबको आते हैं वो तो, लेकिन जो बचे हुए 20% क्वेश्चन है जो डाउट है वो किसी को नहीं आते, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 सेक्शन हमारे होते हैं दोस्तों, एक होता है वोकैब, एक होता है ग्रामर और एक होता है रीडिंग। आपको दिख भी रहा होगा वोकैब, ग्रामर, रीडिंग। जितने भी मास्टर, जितने भी टीचर ने इस पे फोकस करते हैं, वोकैब पे, ग्रामर पे, वोकैब, ग्रामर। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है रीडिंग दोस्तों। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है इंग्लिश का, सबसे ज्यादा अंडररेटेड सेक्शन है। इससे आपकी डेवलप होती है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखना है हमें। और सेकंड पे वोकैब है, थर्ड पे है ग्रामर। ग्रामर तो बहुत लीस्ट है भाई। अगर आपको इंग्लिश फील होने लग गई ना, अभी यही हो रहा है फेज 13 के पेपर में क्या हो रहा है पता है, इंग्लिश की लेवल थोड़ी सी बड़ी है। अभी तक एसएससी में क्या हो रहा था, फर्जी इंग्लिश आ रही थी, जो रट के जा रहा था उससे भी इंग्लिश बन रही थी। अभी क्या है ना, एसएससी ने इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा उठा दिया, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा टफनेस बढ़ा दी। जिसको इंग्लिश समझ में आती होगी उसी से बनेगी, हर किसी से नहीं बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात। रीडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको देखनी है। रीडिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करना है। अगर मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आपका मन लगता है, आप खुद की हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ने की इंग्लिश में, तो इट्स वेरी गुड दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। बट अगर आपका मन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं पढ़ना है कि इस मास्टर ने बोला नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। रीड ओनली यू लाइक।
आपको जो पसंद है आप उसके बारे में इंग्लिश में पढ़ो। आपको विराट कोहली के बारे में पसंद है, आप विकिपीडिया पे 10 मिनट डेली विराट कोहली के बारे में पढ़ो। आपको किसी अडल्ट चीज के बारे में पसंद है, आप वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैच्योर बनो थोड़े से यार, फालतू में दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। आपको जो पसंद है ना, आपको दुनिया में यूएस ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प के बारे में पढ़ना है, ट्रम्प के बारे में पढ़ो। मोदी जी के बारे में पढ़ना है, मोदी जी के बारे में पढ़ो। एसएससी के बारे में पढ़ना है। आपको जो चीज पसंद है ना, आप उसके बारे में पढ़ो। क्यों? क्या होगा ना बाबू, जब आपको जो चीज पसंद है आप उसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट में आदमी क्या करता है ना, उसको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो वो जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उस लाइन का मतलब समझना होता है। ठीक है, मैंने रीडिंग के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप जाके एक बार प्लीज रीडिंग की वीडियो जरूर देख लेना, वरना दिक्कत आएगी भाई। रीडिंग की वीडियो मस्ट है, वो रीडिंग की वीडियो आप सबको देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? रीडिंग ही है जो आपको 4600 ग्रेड पे होम स्टेट दिलाएगी। ठीक है, 4600 ग्रेड पे होम स्टेट चाहिए तो रीडिंग करना पड़ेगी, वरना 4600 ग्रेड पे चिन्ह ही आपको पता ही है, एक से एक भावी इंस्पेक्टर्स हमारे बैठे हैं जिनकी वीडियोस आप देखते रहते हो खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो आपको इसलिए दिलाएगी 4600 ग्रेड होम स्टेट, क्योंकि उससे आपकी दो चीजें बनेगी, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें हर बच्चे से बन जाती है, ये दो उसी से बनेगी जिसको सब कुछ इंग्लिश में समझ में आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं जो 4600 ग्रेड पे होम स्टेट दिलाएंगे, और ये आपसे तभी बनेंगे जब आपका ये सेक्शन मजबूत है और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है नेक्स्ट हमारा आता है वोकैबलरी। वोकैबलरी मेरे हिसाब से वोकैब में पहले तो बता देता हूँ 5 चीज़ें आती हैं: एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वन वर्ड और स्पेलिंग। ये 5 चीज़ें आपको किसी भी एक किताब से करना है कम से कम 20 बार। आप चाहे किरण की किताब उठा लो, चाहे पिनाकल की उठा लो, मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर किताब सबसे बेस्ट होती है। ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, अगर आप उसको करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन आप उसको 10 बार पूरी कर नहीं पाओगे, और अगर आप कर पा रहे हो तो सैल्यूट है आपको, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो पूरी की पूरी वोकैब सम्मोहित है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा इन सेक्शंस में क्या है, हमारी वोकैब जो है वो प्रीवियस ईयर है, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है और हमारे काम की है। ठीक है, और दूसरी चीज़, वोकैब को करने का तरीका बता देता हूँ। पहले दिन 2 वोकैब पढ़ी आपने, 1 2 एंटोनिम। अगले दिन जब 2 4 पढ़ोगे तो पहले 1 2 पढ़ोगे। तीसरे दिन जब 5 6 पढ़ोगे तो पहले 1 2 3 4 पढ़ोगे। अगले दिन जब 6 से लेके 11 तक पढ़ोगे तो पहले 1 2 6 पढ़ोगे। मतलब आप जब 10वें दिन 45 से लेके 50 की वोकैब पढ़ रहे होगे तो पहले 1 से 45 तक वापस पढ़ोगे, फिर 45 से 50 पढ़ोगे। वोकैब का मतलब सीधे सीधे रटना होता है, रिवीजन होता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको फील हो जाएगा ये बात कि हाँ भैया अब मेरे से वोकैब बनने लग गई है पुरानी, तो उसको आप छोड़ देना। जैसे 100 तक आ गए आप, मान लो आपने 80 से 100 की वोकैब करी, तो आज आपने 1 से 80 तक रिवाइज करी, तो आप बोलोगे भैया यार ये 1 से 50 तो पढ़ पढ़ के बोर हो गया, ये तो याद हो गई, तो छोड़ दे उसको। अब तू 50 से 60 की रिवाइज कर, फिर ऐसे 150 तक आओगे तो 50 से 100 की छोड़ देना, क्योंकि तूने बहुत बार वो पढ़ ली ना भाई। ऐसे जब तू 800 तक आ जाएगा, उस किताब में 800 है, तो वापस 1 से 50 फिर आ। समझ रहे हो? ये प्रोसेस 10 से 15 बार रिपीट करनी है। ठीक है, नई वोकैब कहाँ से करोगे? इन किताबों के अलावा जो वोकैब है वो आपको क्विजेज में मिल जाएगी, रीडिंग जब आप करोगे उसमें मिल जाएगी। तो एक आपको ब्रह्मास्त्र कॉपी बनानी है, उस ब्रह्मास्त्र कॉपी में आपको ये नए वर्ड्स जो भी दिखते हैं उनको लिखना है, और इस डेली कॉपी को रिवाइज करना है आपको। इस कॉपी को डेली आपको रिवाइज करना है। सेम ब्रह्मास्त्र कॉपी एक मैथ्स के लिए भी बनेगी। मैथ्स के लिए इसलिए बनेगी कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये फॉर्मूला है ना, ये काम का, ये कहीं काम दे सकता है, ये जो पर्टिकुलर बुक है ये काम की है, ये हमें कहीं काम दे सकती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों तो हमारा आता है ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। एक अमन वशिष्ठ सर है हमारे, बहुत ही फेवरेट, उनका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फ्री में यूट्यूब पे कोर्स पड़ा हुआ है, उसको साथ में लेते हुए नीतू सिंह मैम की किताब करनी है वॉल्यूम 1। मतलब मान लो अगर आज साहब ने हमें नाउन पढ़ा है तो मैडम के हमें नाउन के क्वेश्चन करना है, साहब ने प्रोनाउन पढ़ा है तो मैम की बुक से प्रोनाउन के क्वेश्चन करना है, और मैम की बुक से थ्योरी भी पढ़ना है। तो ये दोनों काम करने में आपको 1.5 महीना लगेगा, और ये दोनों काम करने के बाद आपकी एक बेसिक मजबूत हो जाएगी इंग्लिश की। जब ये बेसिक मजबूत हो जाएगी तब हम करेंगे 120 ग्रामर रूल्स। इतना करने के बाद हम करेंगे 120 ग्रामर रूल्स। ये गोल्डन ग्रामर रूल्स हैं जो निमिषा बंसल मैम ने कराए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और इसको करने के बाद फिर अपन करेंगे प्रीवियस ईयर बुक, कोई सी भी, जो किरण हो गया, पिनाकल होगी। समझ में आ गई बात आपको? इसके अलावा 2-4 टॉपिक इसमें बच जाते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट बना के बता दूंगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो हर बच्चे से बन ही जाते हैं, और ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, 3-4 दिन के टॉपिक है, प्रैक्टिस करनी होती है एक बार तो बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ग्रामर के बाद लास्ट पेज पे हम हमारे आ चुके हैं जिसका नाम है रीजनिंग।
रीजनिंग में कुछ नहीं करना बेटा, पहले के 15 दिन तो आपको है ना 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट्स देना है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर सेक्शनल सेक्शन में चले जाओगे तो सेक्शनल सेक्शन में आपको रीजनिंग के सेक्शनल मिल जाएंगे। आपको 10 दिन डेली 2-2 सेक्शन देना है तो 20 सेक्शन हो जाएंगे। 20 सेक्शन के मार्क्स कहीं पे लिखना है। मार्क्स लिखने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस में ये एनालिसिस करना है कि 20 दिन कौन से ऐसे टॉपिक है जो ना तो मैंने किए हैं, कॉमन टॉपिक, ना मुझसे बने हैं या फिर मैंने गलत किए हैं। आपको 5-5 टॉपिक्स निकाल के आएंगे, 5 ऐसे टॉपिक निकल के आएंगे जो आपने नहीं किए हैं और 5 ऐसे टॉपिक निकल के आएंगे जो आपने मतलब आपसे नहीं किए तो और जो आपने गलत किए। तो इन 10 टॉपिक्स के कम से कम 500 क्वेश्चन आपको किसी प्रीवियस ईयर किताब से करना है। समझ में आ रही है? एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। उस एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो मैंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। जीके की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो के फॉर्म में लेके आऊंगा। जीके के ऊपर अलग से एक काम करने को तैयार हूं मैं। मेरी पोस्टिंग अभी थोड़ी सेंसिटिव चल रही है, आपको पता है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। अभी 4-5 दिन पहले से मेरे को मतलब पिछले 20 दिन से छुट्टी भी नहीं मिली ऑफिस से, बट होपफुली आफ्टर 1 मंथ आई वुड बी रिलीव्ड फ्रॉम हियर। तो आप लोगों को ही टाइम देना है फिर उसके बाद पूरा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए परेशान नहीं होना है। होप मैंने आपके बहुत सारे आंसर किए होंगे डाउट्स। आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बना दी है। ध्रुव नाम की टारगेट सीरीज आज रात से आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन हमको लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन की गारंटी है। गारंटी तभी है जब आप खुद मेहनत करेंगे। तो होप सो आपसे मिलता हूं जल्द से जल्द। आपको कुछ लगता है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे, चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।